पैसिमिस्टिक रहा है। और फ्रायड का इंसानी नेचर के बारे में जो व्यू है वो किस तरह का है? नंबर 1 डिटर्मिनिस्टिक, नंबर 2 काजल, नंबर 3 पैसिमिस्टिक, फिर अनकॉन्शियस, बायोलॉजिकल और यूनिक तरह का व्यू है ये इसका इंसानी नेचर के बारे में। अब साइको एनालिसिस बुनियादी तौर पर इसको उर्दू में हम कहते हैं तहलील नफ्सी। इसमें क्या किया जाता है? साइको एनालिसिस बुनियादी तौर पे इसको इनसाइट थेरेपी भी कहा जाता है। ये इंसान के अंदर बुनियादी तौर पे बसीरत पैदा करती है और इंसान खुद अपने बारे में जानने लग जाता है कि उसको जो नफ्सियाती मर्ज है उसकी बुनियादी तौर पे पीछे वजह जो है मेन वो क्या है। तो ये साइको एनालिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि जो लाशऊर में जो कन्फ्लिक्ट और मोटिव्स और जो फ्रस्ट्रेशन और जो कश्मकश चल रही होती है, थेरापिस्ट उसको रिजॉल्व करके मरीज के शऊर में ले आता है। इस तरह मरीज जो है वो अपने लाशऊर में जो उलझने चल रही होती हैं उनके बारे में इंसाइट हासिल कर लेता है और लिहाजा वो खुद अपना नफ्सियाती मसला हल करने के काबिल हो जाता है। दूसरा क्या है साइको एनालिसिस? ये तहलील नफ्सी में बुनियादी तौर पे इंसान को अपनी जो ईगो है या सेल्फ कंट्रोल है उसको मजबूत किया जाता है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लिया जाता है। किस हवाले से कि इंसान का जो मैल अडाप्टिव बिहेवियर होता है जिसकी वजह से उसको नफ्सियाती मसाइल होते हैं, इस सिलसिले में वो अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो जो मैल अडाप्टिव बिहेवियर होता है उसकी जगह एडाप्टिव बिहेवियर जो है वो इंसान के अंदर इंटरनलाइज किया जाता है। तो आप यूं समझ लें कि इंसान के सामने जो साइको एनालिस्ट है वो उसकी लाशौर की जो उलझने जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं वो इस तरह से रिजॉल्व करता है कि इंसान अपनी उन उलझनों को एक शीशे की तरह शीशे में देख सकता है, यानी बनाते खुद उनके बारे में आगाह हो जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की 4 टेक्निक हैं बुनियादी तौर पे। इसकी बेसिक 4 टेक्निक है, लेकिन साइको एनालिसिस में बुनियादी तौर पे किया क्या जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक तो ये है कि साइको एनालिसिस का जो तरीक़ेकार है ये इस थेरेपी का जो टाइम पीरियड है शुरू में तो बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा था, 5-6 साल तक। यानी एक पेशेंट जो है वो 5-6 साल तक मसलसल अपने थेरापिस्ट के पास जाता था। हफ्ते में रोज़ाना भी जाता था, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2-3 सेशन वो लाजमी अपने थेरेपिस्ट के पास जाता था। आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, आप सुनते जाए, मैं आपको ये अपना लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बुनियादी तौर पे साइको एनालिसिस का जो तरीक़ेकार है ये बुनियादी तौर पे बड़ा डायनामिक तरीक़ेकार है। ये इंसान को भी डायनामिक बना देता है, यानी कारआमद और मुतहर्रिक बना देता है और इस तरीक़ेकार के ज़रिए से इंसान के अंदर जो है ना डीपर अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है इनके बारे में, जो उसके लाशौर में जो उलझने, जो मोटिव्स, जो उसकी ज़रूरियात, जो उसकी जो अंदर फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है उनके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है।
साइकोएनालिसिस की जो अगर हिस्ट्री पे हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड का एक टीचर था जिसका नाम था डॉक्टर ब्रायर। डॉक्टर ब्रायर के पास एक हिस्टीरिया की मरीजा, उसका नाम एना था और वो उसकी उम्र 25-26 साल थी। वो डॉक्टर ब्रायर के पास आकर अपनी कहानी जिंदगी की रोजाना बयान करती रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसने कहा कि अब जो है ना मेरी जो तकलीफ है, जो मेरी नफसियाती बीमारी है, वो कम हो गई। डॉक्टर ब्रायर से वो लड़की जो है ना थी, उसका केस सिगमंड फ्रायड के पास आ गया। तो डॉक्टर ब्रायर ज्यादातर हिप्नोटिज्म के जरिए उसके लाशऊर में रसाई हासिल करता था, लेकिन जब वो केस सिगमंड फ्रायड के पास आया तो सिगमंड फ्रायड ने अपना तरीक़ेकार, जिसको हम कहते हैं नफ्सियाती तरीका इलाज, जिसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की 4 टेक्निक है। साइको एनालिसिस में क्या काम किया जाता है कि एक ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट और ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर जो है ना पैदा किया जाता है थ्रू फ्री एसोसिएशन। ये पहली टेक्निक है साइको एनालिसिस की, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या है? इसमें ये बेसिक रूल ये है, फ्री एसोसिएशन को उर्दू में कहते हैं आज़ाद तलाज़म। फ्री एसोसिएशन की टेक्निक क्या है? से वट एवर कम्स टू यूर माइंड। इससे कता नजर के आपके जेहन में किस तरह का ख्याल आ रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, या उसके साथ आपकी इंसल्ट होगी बयान करने से, इससे कता नजर थेरापिस्ट अपने मरीज को कहता है कि वो अपने जेहन में जो भी ख्याल आ रहा है, जिस तरतीब से आ रहा है, उसको मनोवन उसी तरह से बयान करता जाए। अब शुरू में देखते हैं कि मरीज जो है ना, वो कोई ऐसा ख्याल बयान करने से हिचकिचाता है जिसको वो समझता है कि अगर मैंने ये बयान कर दिया तो मेरी इंसल्ट होगी। तो थेरापिस्ट का काम क्या होता है कि वो मरीज को सहूलत फराम करता है, उसके लिए क्लूज देता है, ताकि मरीज जो है ना बगैर किसी रोक टोके वो अपने दिल के तमाम ख्यालात अपने थेरापिस्ट के साथ शेयर करे और उसके साथ बयान करे। ये है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो भी ख्याल जिस तरह का भी आपके दिल में जिस तरतीब से आता जाता है, आप उसी तरह उस ख्याल को बयान करते जाए। तो एक वक्त आता है कि इंसान का जो या मरीज का जो ज़हन होता है ना, वो बिल्कुल आप कह लें कि उसमें जो खिंचाव चल रहा होता है, जो टेंशन चल रही होती है ना, उसका ज़हन उससे फ्री हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई बंदा जो है ना, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है या सेटबैक पहुंचा है, तो वो जितनी बार अपनी स्टोरी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है, उसका दिन का बोझ जो है ना, वो हल्का हो जाता है। तो फ्री एसोसिएशन में यानी फ्रीली आप अपने दिन के ख्याल जो है ना अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं। इसमें एक टर्म है कैथारसिस। कैथारसिस ये सिगमंड फ्रायड की टर्म है। कैथारसिस कहते हैं ज़हनी तशफ़ी। कैथारसिस की डेफिनेशन क्या है? सडन सडन फ्रीइंग अप ऑफ द रिप्रेस्ड एनर्जी इज कॉल्ड कैथारसिस। इंसान के लाशऊर में जो रिप्रेस्ड थॉट्स होते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, उसको जब इंसान बार बार बयान करता है किसी करीबी फ्रेंड के साथ या अपने थेरापिस्ट के साथ, तो उसका कैथारसिस हो जाता है, ज़हन उसका हल्का हो जाता है, उसकी ज़हनी तशफ़ी हो जाती है। ये थी पहली टेक्निक, फ्री एसोसिएशन। दूसरी टेक्निक है साइको एनालिसिस की, ड्रीम एनालिसिस।
इसमें थेरेपिस्ट या साइको एनालिस्ट अपने पेशेंट को कहता है कि आप जो ख्याल अमूमन यानी जो रिपीट होता है ख्याल, बाद ख्वाब ऐसे होते हैं जो अक्सर आते हैं। तो क्लाइ थेरेपिस्ट अपने मरीज को कहता है कि आपको जो ख्वाब अक्सर आता है, आप उसको एक कागज पर लिखकर सुबह मेरे पास आपने आ जाना है। अब आप देखें कि ख्वाब के दो हिस्से होते हैं। एक उसका हिस्सा है मैनिफेस्ट कंटेंट, ये ख्वाब का ज़ाहरी और बाहर वाला हिस्सा होता है। मैनिफेस्ट कंटेंट इसको कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा या बाहर बैरूनी हिस्सा। जो ख्वाब हमें ख्वाब का जो हिस्सा हमें याद रह जाता है उसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट। दूसरा ख्वाब का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लेटेंट कंटेंट। लेटेंट का मतलब होता है मख्फी। दूसरा ख्वाब का हिस्सा होता है मख्फी। अब जितने इंसान को नफ्सियाती मसाइल होते हैं या उसकी जो वजूहात होती हैं वो ख्वाब के मख्फी हिस्से में मौजूद होती हैं। जी जी। ओके ओके, मैं अभी कर दिया है। अच्छा, ख्वाब का दूसरा जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं लेटेंट कंटेंट। लेटेंट का मतलब होता है मख्फी। तो इंसान को जो नफ्सियाती मसला प्रॉब्लम होता है ना उसकी वजह असल में ख्वाब के मख्फी हिस्से में पोशीदा होती है। अब साइको एनालिसिस एनालिस्ट जो है या जो मालज होता है उसका बुनियादी काम क्या होता है कि ख्वाब के ज़ाहरी हिस्से की कड़ियाँ वो ख्वाब के मख्फी हिस्से के साथ मिलाए। जब ख्वाब के ज़ाहरी हिस्से को उसके मख्फी हिस्से के साथ जोड़ा जाता है तो फिर पता चलता है कि असल में इसके नफ्सियाती मसले की वजह असल में क्या है। तीसरी टेक्निक है इसकी एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। मरीज जो होता है ना वो कुछ ख्यालात मरीज के खास होते हैं जिनको वो समझता है कि अगर मैंने मालिक को बता दिए तो इससे मेरी तदहीक होगी या इंसल्ट होगी। तो थेरापिस्ट या साइको एनालिस्ट का बुनियादी काम क्या होता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो वो हिचकिचाता है किसी ख्याल को बयान करने से, तो थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि उसको वो क्लू दे, उसकी हिचकिचाहट और उसकी रेजिस्टेंस को एनालाइज करके उसको ख़त्म करे ताकि मरीज अपना हर तरह का ख्याल अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करे। ये बड़ा बहुत जो माहिर नफ्सियादान होता है सिर्फ वही जो है ना उसकी रेजिस्टेंस खत्म कर सकता है। अच्छा जी, चौथी इसकी टेक्निक है ट्रांसफरेंस। इंतकालियत इसको कहते हैं। ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि साइकोएनालिसिस का तरीका, इसका जो टाइम है वो बहुत लंबा टाइम है, 5 से 6 साल। तो ज़ाहिर है जब पेशेंट 5 6 साल अपने थेरेपिस्ट के साथ अक्सर जाता रहा, उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर करता रहा हो, तो इससे जो पेशेंट होता है उसके जज्बात अपने थेरेपिस्ट की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इसको ट्रांसफरेंस कहते हैं। अब ये दो तरह की है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि मरीज अगर अपने सर बचपन जी, में बच्चों बच्चों को एक्सेप्ट कर दें, काफी बच्चे बैठे हैं वेटिंग लिस्ट में।
अब ये जो है दो तरह की है ट्रांसफरेंस। अगर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस हुई है तो इसका मतलब क्या है कि मरीज जिसको अपने लिए आइडियल समझ रहा है बचपन में तो वो अपने बाप का दर्जा। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि मरीज जिसको अपनी जिंदगी में अपने लिए आइडियल समझता रहा था या वो उसको बाप की जगह समझता रहा है, अगर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस हुई है तो उसके वही पॉजिटिव इमोशंस अपने थेरापिस्ट की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे और वो मरीज अपने थेरापिस्ट को अपने बाप की जगह या अपने लिए आइडियल फिगर की जगह दे देगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। दूसरी है नेगेटिव ट्रांसफरेंस। नेगेटिव ट्रांसफरेंस उसके अपोजिट है, यानी अगर पेशेंट अपने बचपन में या अपने बचपन में किसी शख्स से वो नफरत करता रहा है तो नेगेटिव ट्रांसफरेंस में उसके नेगेटिव जज्बात अपने थेरेपिस्ट की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे और वो अपने थेरेपिस्ट को से नफरत करना शुरू कर देगा। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है? काउंटर ट्रांसफरेंस जिस तरह पेशेंट के ख्यालात, इमोशन, जज्बात अपने थेरेपिस्ट की तरफ मुंतकिल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसी तरह जो थेरापिस्ट होता है उसके इमोशन भी अपने पेशेंट की तरफ ट्रांसफर होते हैं और ये भी दो तरह की होती है काउंटर ट्रांसफरेंस। अगर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस है तो इस सूरत में थेरापिस्ट अपने मरीज को, अपने पेशेंट को एक अच्छा पेशेंट कोऑपरेट करने वाला समझेगा। अगर नेगेटिव ट्रांसफरेंस हुई है थेरापिस्ट की तरफ से तो इसमें थेरापिस्ट अपने मरीज के बारे में कोई अच्छे ख्यालात या इमोशन शो नहीं करता। ये चार टेक्निक हैं साइकोएनालिसिस की। साइकोएनालिसिस की चार टेक्निक कौन सी हैं? फ्री एसोसिएशन, चार टेक्निक कौन सी हैं? नंबर एक फ्री एसोसिएशन, नंबर टू इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, नंबर तीन एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर चार ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ये चार टेक्निक। चार टेक्निक मैंने आपको बयान किए हैं साइकोएनालिसिस की। अब आगे के ये चार टेक्निक है, आपने इन चारों टेक्निक को आपने याद रखना है। इसके अलावा इसको मॉडल भी कहा जाता है, इसको जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको साइको डायनामिक मॉडल भी कहते हैं। अब सिगमंड फ्रायड जो है वो बड़ी ग्रेट फिगर है नफ्सियात के फील्ड में, इसका नफ्सियात में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा फ्रायड जो है उसने ज़हन के तीन हिस्सों का जिक्र किया है, तीन पहलुओं का। नंबर वन है शऊर। ये ज़हन का वो हिस्सा है जिन वाक़यात से हम वाक़फ़ होते हैं, जिनसे आगाह होते हैं, वो हमारे शऊर का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा ज़हन का हिस्सा है प्री कॉन्शियस, इसको कहते हैं तहतुल शऊर। हम जो वाक़यात, जो बातें भूल जाते हैं, अगर हम ज़हन पर जब जोर देते हैं तो वो वाक़यात हमें याद आ जाते हैं। इसको कहते हैं प्री कॉन्शियस या इसको कहते हैं सब कॉन्शियस। तीसरा हिस्सा ज़हन का अनकॉन्शियस, लाशऊर। फ्रायड कहता है लाशऊर एक ऐसी गार है, उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, इंसान को उसके बारे में कुछ पता नहीं। अब लाशऊर जो है वो दो तरह से अपना इजहार करता है।
और हमें पता चलता है कि लाशऊर का वजूद है। एक ख्वाबों के ज़रिए, मिसाल के तौर पर जब हम ख्वाब देखते हैं तो हमारा शऊर जो है वो सोया होता है, सिर्फ ख्वाब में लाशऊर जो है वो बेदार होता है। और हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने ख्वाब में जो है अपने आप को मुल्क का सरबरा, हीरो, ठीक है जी, और हवा में उड़ना, और वो हसरतें जो उसकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई थी तो उसको ख्वाब में वो पूरी होती हुई नजर आती है। एक तो इससे पता चलता है कि ख्वाबों के जरिए लाशऊर अपना इजहार करता है। दूसरा, स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ स्पीच। मिसाल के तौर पे हम बाद औक़ात कोई लफ्ज़ और कहना चाह रहे होते हैं लेकिन मुंह से कोई और लफ्ज़ निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शऊर के पीछे जो लाशऊर में उलझने चल रही होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पे अपना इजहार करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से हमारे मुंह से कोई और लफ्ज़ निकल जाता है। तो इससे पता चलता है कि लाशऊर जो है ना उसका बाकायदा वजूद है। इसके अलावा ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट पर सिगमंड फ्रायड ने बात की है। सिगमंड फ्रायड ने जिंदगी के बारे में 2 इंस्टिंक्ट की बात की है। पहली है इरोस, EROS, इरोस। इसको कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट। मसलन इरोस इंस्टिंक्ट के तहत इंसान जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव काम करता है और वो अपनी, एक मिनट मैं रखूँ कल। हेलो जी 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 भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करना, मैं ना लेक्चर दे रहा ऑनलाइन। ओके। तो जिंदगी के बारे में 2 अपना फ्रायड ने इंस्टिंक्ट की बात किया है। इरोस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, इरोस इंस्टिंक्ट के तहत इंसान कंस्ट्रक्टिव काम करता है, जबकि दूसरी इंस्टिंक्ट है डेथ इंस्टिंक्ट, या इसको कहते हैं थैनाटोस, THANATOS। थैनाटोस को डेथ इंस्टिंक्ट कहा जाता है। इसमें इंसान के जितनी एग्रेशन वाले काम है, मसलन बाद लोग मतलब दूसरे मुल्क पर हमला कर देना, प्रॉपर्टीज को आग लगा देना, ठीक है जी, और लोगों को कत्ल कर देना, ये क्या है, ये डेथ इंस्टिंक्ट या थैनाटोस है। अच्छा, इसके अलावा जनाबे वाला फ्रायड ने पर्सनैलिटी के बारे में 2 तरह के नज़रियात पेश किए हैं। पर्सनैलिटी के बारे में फ्रायड ने जो असल नज़रिया है वो 3 पहलुओं पर मुश्तमिल है: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये इसका शख्सियत का नज़रिया है कि इंसान की शख्सियत जो है वो किस तरह की बनेगी। उसमें क्या होगा कि इड, ईगो और सुपर ईगो में इंसान के इसके दरमियान बैलेंस कहता है। अब इड क्या है? फ्रायड कहता है कि इड जो है ना, ये शख्सियत का वो हिस्सा है जिसमें तमाम गंदी और बुरी ख्वाहिशात पाई जाती। इड में, इड के आगे ईगो है। अच्छा, इड में तमाम बुरी और गंदी ख्वाहिशात पाई जाती हैं, और इड जो है वो जनाबे वाला प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है, इसके तहत काम करती है। इड इंसान को कहती है कि उसकी ख्वाहिश फौरी तौर पे पूरी होनी चाहिए और हर सूरत में पूरी होनी चाहिए। इड, उसके आगे है ईगो। ईगो
जो है इसमें इंसान रियलिटी का सामना करता है। हम चूंकि सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी तो हर ख्वाहिश की इंसान को इजाज़त नहीं देती। तो ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल के तहत काम करती है। ईगो के आगे है सुपर ईगो। सुपर ईगो के क्या है कि सुपर ईगो जो है वो इंसान को एक आइडियल इंसान बनाना चाहती है, और सुपर ईगो चाहती है कि इंसान जो है ना हर हवाले से परफेक्ट हो। और सुपर ईगो काम करती है मोरालिटी प्रिंसिपल के तहत। अब आप देखें इसकी मिसाल सुन लें शख्सियत के हवाले में, इर्द ईगो और सुपर ईगो क्या है। मिसाल के तौर पर सख्त गर्मियों का मौसम है और आप जो है एक बंदा जो है ना वो सख्त गर्मी में सड़क के किनारे फुटपाथ पे जा रहा है, और फुटपाथ के सड़क के कोने पर एक खोखा है सिगरेट और पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक का वहां पर दुकान है। अब इड क्या, अब उसकी जेब में पैसे नहीं है। इड क्या कहेगी, उसको कहेगी वहां पर एक बंदा जो है ना वो ठंडी फर्ज करें 7 अप की बोतल पी रहा है, तो इड जो है ना उस बंदे को कहेगी कि इससे बोतल छीन कर जल्दी जल्दी आप पी जाए। इड चाहती है कि इसकी ख्वाहिश फौरी तौर पे पूरी हो और हर हाल में पूरी। इसके आगे ईगो क्या, ईगो बंदे को कहेगी कि इधर उधर जो लोग जा रहे हैं लोग क्या कहेंगे, ये तो इससे बेहतर है कि आप अपने पैसे कमाएं और अपने पैसों से बोतल खरीद कर पीं। है ईगो। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो कहती है कि ये जो लोग इधर 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 उधर जा रहे हैं ये क्या समझे कि ये आपने कोई अच्छा काम किया है, ये तो बिल्कुल गैर अखलाकी काम है। लिहाजा फ्राइड कहता है कि ईगो को एक तरफ इड का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, दूसरी तरफ सुपर ईगो। तो इड क्या कहती है कि इंसान की ख्वाहिश को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देती। सर सुपर ईगो की समझ नहीं आई। सुपर ईगो बेटा इंसान को आइडियल इंसान बनाना चाहती है और परफेक्ट। सुपर ईगो कहती है कि इंसान को हर हवाले से परफेक्ट होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए। और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल के तहत काम करती है, मोरालिटी अखलाकियात के तहत काम करती है। अब क्या कहता है, फ्राइड कहता है कि दरमियान में ईगो है, तो लेफ्ट साइड पे इड है, राइट साइड पे सुपर ईगो है। तो फ्राइड कहता है कि ईगो को कभी इड का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी इड की ख्वाहिश का प्रेशर, कभी सुपर ईगो की ख्वाहिश। तो ईगो इस सूरत में क्या कहती है, फ्राइड कहता है कि वो दोनों की ख्वाहिशात को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर देती है और इंसान के सामने अल्टरनेटिव नई मुल बदल यानी कोई रास्ता इंसान के सामने रखती है। मिसाल के तौर पर उस वक्त ईगो जो है वो इंसान को ऐसा किया कि अगर आपके जेब पैसे नहीं तो बेहतर है कि आप जो है ना आप किसी फ्रेंड को फोन करें, किसी बंदे दोस्त से उधार ले लें, उन पैसों से बोतल खरीद कर पिए। ये है असल इसका शख्सियत का नजरिया, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसके 3 कॉन्सेप्ट फ्राइड ने बयान किए थे।